नमस्कार। मैं हूं रघुवंशी विवेक सिंह और मैं ज्योतिष, वास्तु और टैरो का एक ज्ञाता हूं, एक शिक्षक भी हूं और एक जिज्ञासु भी हूं। और मैं लगभग 2 दशकों से इस क्षेत्र में हूं और मैं ज्योतिष सिखाता भी हूं, टैरो भी सिखाता हूं। तो उसी श्रृंखला में अब मैं ये एक नया कदम मैंने लिया है। इसमें मैं ज्योतिष को लेकर जो कुंडली का जो आकलन होता है, उसमें कुंडली के 12 भाव, कुंडली के जो ग्रह हैं 9 और जो राशियां हैं 12, उन सभी के बारे में एक एक करके आप सभी को बताऊंगा। और इसमें मेरा एक जो दृष्टिकोण रहेगा वो यह रहेगा कि कैसे जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो यहां पर संबंध रख रहे हैं, रिलेट कैसे कर रहे हैं। वो इससे होगा क्या कि जो ज्योतिष की जो समझ है, जो कुंडली के आकलन के लिए आवश्यक होती है, वो बेहतर हो जाएगी और हम अपनी और दूसरों की कुंडली का आकलन करने में बेहतर हो जाएंगे, बेटर इक्विप्ड हो जाएंगे। तो यही एक प्रयास है, तो इसको आरंभ कर रहा हूं मैं। ये सोलर सिस्टम है जिसके बारे में हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि यही समस्त ज्योतिष का आधार है। क्योंकि हम जानते हैं एक होती है चीज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसको हम क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान। इस खगोल विज्ञान पर ही ये जो ज्योतिष है ये आधारित है। ज्योतिष का जो शास्त्रीय पक्ष है, जो हम उसको बीच बीच में जहां पर भी संदर्भ आएगा लेंगे, लेकिन यहां पे अभी हम शुरू कर रहे हैं खगोल विज्ञान के आधार पर। तो ये एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम ये जानते हैं कि सौर मंडल है, सोलर सिस्टम। ये जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर सूर्य है, वो केंद्र है, और उसके इर्द गिर्द कुछ प्लैनेट्स हैं। उसके अलावा मेटेरॉइड्स भी हैं, दूसरी तरह की और धूमकेतु इत्यादि कई तरह की और बॉडीज भी हैं। पर जो बड़ी और मेजर बॉडीज हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं, और वो ये गिनी चुनी है। तो कौन कौन सी प्लैनेट हैं सूर्य के चारों तरफ? नंबर 1 मरकरी बुध, नंबर 2 वीनस शुक्र, तीसरा अर्थ पृथ्वी, 4 मंगल, 5 बृहस्पति, 6 शनि, 7वां यूरेनस अरुण, 8वां नेपच्यून वरुण, और 9वां प्लूटो कुबेर। लेकिन कुबेर या यम दोनों बोलते हैं। तो केंद्र सूर्य हुआ और उसके बाद ये 9 ग्रह हैं। ये हमारा सौर मंडल है। लेकिन लेटली इसको प्लूटो को हटा दिया गया है सौर मंडल में से, क्योंकि इसका जो पाथ है वो बहुत एरेटिक सा है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए वो जो एक डेफिनेशन है प्लैनेट की उसको क्वालिफाई नहीं करता है। और ये इनका जो जैसे पाथ है, ये सन है। सन तो अपने ऑर्बिट पे घूमता ही है, सन तो अपने ऑर्बिट घूम रहा है। ये मरकरी का ऑर्बिट है, ऐसे वो गोल गोल घूमता रहेगा सन के चारों तरफ। इसी तरह वीनस का है, ये अर्थ का है, ये मार्स का है, ये जुपिटर का है, ये सैटर्न का है, ये यूरेनस का है, ये नेपच्यून का है। प्लूटो का भी है ऑर्बिट, वो बात अलग है कि सोलर सिस्टम से हटाया हुआ है, लेकिन ऑर्बिट तो है। वो आखिर इस खगोल के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं कोई चीज है और वो चल रही है तो उसके पास एक जगह तो है ना, एक रास्ता तो है, वो ये है। अब ये 9वां यहां नहीं है, ये केवल 8 प्लैनेट हैं, पहले 9 हुआ करती थी, और एक सूर्य है। ये हमारा
एस्ट्रोनॉमी, ये बेसिक एस्ट्रोनॉमी है। यहां पे बात होगी खत्म। अब यही एक सीक्वेंस भी है इसकी फॉर्मेशन का, यूनिवर्स में सन की फॉर्मेशन और उसके बाद प्लैनेट की फॉर्मेशन, ये यही एक क्रम है। ये देखिए, जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन एज है वो क्या है, 4.6 बिलियन ईयर्स। जीए इज बिलियन, 1 जीए इज 1 बिलियन। 4.6 बिलियन ईयर्स सन की एज है। फॉर्मेशन कैसे हुई? फाउंड फर्स्ट कोर इग्निशन विद इन 1 to 3 मिलियन ईयर्स आफ्टर कोलैप्स ऑफ सोलर नेबुला। एक कोई सोलर नेबुला था, उससे उसका कोलैप्स हुआ और ये 1 से 3 मिलियन ईयर लगा। सेंट्रल फॉर्मेशन नोट्स क्या है? सेंट्रल प्रोटोस्टार ऑफ सोलर सिस्टम, हमने भी देखा कि वो सेंट्रल स्ट्रक्चर है क्योंकि ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। 99.86 ऑफ टोटल मास, पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है उसका 99% सूर्य के पास है। तो सूर्य कितना बलवान ग्रह है ये आप समझ जाइए। सूर्य को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है उसका कारण यहां पे समझ में आता है। आकार में भी बड़ा है, अकेला वही ग्रह है जो ऊर्जा देता है, अकेला वही ग्रह है जो ऊर्जा बनाता भी है। अभी आगे देखेंगे उसको। मरकरी वेरी नियर, सूर्य के तुरंत बाद मरकरी है। रैपिड मेटलिक कोर फॉर्मेशन, क्लोजेस्ट टू सन, लॉस्ट मच मेंटल ड्यू टू जाइंट इंपैक्ट्स, तो इसका आकार बहुत छोटा है। वीनस लगभग सेम एज है, विद इन 15 मिलियन ईयर्स ऑफ दिस कोलैप्स ऑफ सोलर नेबुला अंडर हाई टेम्परेचर रीजन ऑफ नेबुला। वीनस बहुत गर्म ग्रह है, याद रखिएगा, यह सामान्य नहीं है, गर्म ग्रह है, वेरी हॉट। अर्थ वीनस से थोड़ा सा कम समय कोर फॉर्मेशन के लिए, accreted over 30 to 100 million years, major giant impacts including moon forming event, ये लगभग इतना समय लगा, आज से इतना पुराना है। मार्स उतना ही जितना लगभग मरकरी और वीनस का, उसके बाद इसी तरह जुपिटर, यूरेनस। कहने का मतलब यह है पहले सन फॉर्म हुआ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले और उसके बाद 4.56 बिलियन ईयर्स पहले बाकी सारे प्लैनेट्स बने। तो ये जो चीज है ये एक कंस्ट्रक्शन का टाइम है। तो ये समझिए कि सबसे बड़ा इस घर के अंदर सूर्य ही है। अब देखिए, जो सन है इसका साइज इनका जो है 99.86% ऑफ द मास इसका ही है। सूर्य ही है जो सभी ग्रहों पर रोशनी देता है। रोशनी केवल सूर्य के पास है और किसी के पास रोशनी अपनी नहीं देने का है। ही कोई गर्म है कोई ठंडा है वो एक अलग चीज है, पर वो दूसरे ग्रह को रोशनी नहीं देता है। तो ये चंद्रमा भी सूर्य के कारण चमकता है, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। तो जो प्रकाश का ग्रह है वो मात्र सूर्य है। 99.86% जो कुल भार है वो अकेले सूर्य का है। तो इसका आकार का आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं ये बाकी ग्रह। अभी हम एस्ट्रोनॉमी ही कर रहे हैं। अब समझिए कि जो सूर्य है वह आत्मा का कारक क्यों माना गया है। आत्मा में से हम आ हटाते हैं, आत्मा, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है आत्म, सेल्फ। क्या सेल्फ? सेल्फ सस्टेनिंग है ये।
सन इज सेल्फ सस्टेनिंग। ये अपने आप में अपने लिए ऊर्जा बना लेता है। कैसे बनाता है? उसका एक प्रोसेस है। न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा बनती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? दो एटम जुड़ते हैं। जब वो दो एटम जुड़ते हैं तो उसमें एक स्पेशल अरेंजमेंट आता है। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब दोनों के साइज में, दोनों के डायमेंशन के अंदर एक डिफरेंस आ जाता है। जब वो जो डिफरेंस आता है वो उन दोनों के सम टोटल से कम होता है, मतलब जो साइज बनता है। और जो एडिशनल जो स्पेस ली होती थी वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहर निकल रही होती है। मोटा मोटा ये समझिए। तो यहां पे एटम फ्यूज होते रहते हैं और एनर्जी जनरेट होती रहती है। तो ये सेल्फ सस्टेनिंग है। इसको न कोई जनरेटर चाहिए, न कोई न्यूक्लियर पावर चाहिए, न कोई नेचुरल फ्यूल चाहिए, कुछ नहीं। ये अपने आप सस्टेन कर लेता है। इसलिए ये प्राइम इंपॉर्टेंस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बिना इनकी कल्पना या इनकी स्टडी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तो हमने समझा इसको क्यों इसको आत्मा कहते हैं सूर्य को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि यही है जो सबको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। अगर हमारे यहां 2 महीने सूर्य न उगे, सूर्य न दिखाई दे तो पृथ्वी पर भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भोजन है, जो फूड है, वो बनता कैसे है? फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब सनलाइट होगी। और आजकल तो सोलर सिस्टम वगैरह का भी, सोलर एनर्जी की बहुत बात की जा रही है। सोलर एनर्जी कब बन पाएगी? जब सूर्य दिखाई देगा। जिस दिन बादल होते हैं उस दिन सोलर एनर्जी नहीं बन पाती ज्यादा, अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और यही ज्योतिष के कंटेक्स्ट में फिर आत्मा के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए, देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। ये इंपॉर्टेंस है सन की इस सोलर सिस्टम में। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, हम आते हैं साइज पे। साइज देखिए, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर। इसको हम गुरु भी कहते हैं। गुरु या बृहस्पति। ये बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा है। इसका जो रेडियस है वो 71,000 किलोमीटर्स का है। 71,000 किलोमीटर्स इज द रेडियस। व्हाट इज रेडियस? मान लीजिए ये एक प्लैनेट है तो दिस डिस्टेंस इज रेडियस। इफ दिस इज डायामीटर, इसको डायामीटर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये जो रेडियस है, दिस हाफ इज 71,000 किलोमीटर्स। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न इज अबाउट 60,000 किलोमीटर्स रेडियस में। उससे छोटा जो है फिर यूरेनस और नेपच्यून है। ये लगभग क्लोज है साइज में, बट इनसे काफी छोटे हैं। ये 25,000 और ये 24,000 किलोमीटर का रेडियस है। जो प्लूटो है, जो सबसे दूर है, जिसको निकाल दिया, प्लूटो इज द स्मॉलेस्ट।
1150 किलोमीटर रेडियस है। मतलब आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे तो इसका पूरा डायमीटर हो जाएगा लगभग, इतना बड़ा है। इसलिए ये ड्वार्फ प्लैनेट भी बोला जाता है। बिकॉज ऑफ दिस इज ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत सारी हैं, पर अब सोलर सिस्टम से बाहर है तो अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिर्फ यहां पे एक कंपैरेटिव वो बता रहा हूं साइज का, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेपच्यून के बाद छोटा साइज किसका है? अर्थ का, 6000 किलोमीटर। देन इट इज वीनस, देन मार्स, देन मरकरी एंड देन मून। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमने कौन कौन से प्लैनेट किए थे? सबसे पहले सोलर सिस्टम में सन था, जो अभी हमने देखा था। उसके बाद क्या था? मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये नहीं था मून। मून नहीं था। पर हम ज्योतिष के अंदर तो मून है क्या? मून इज प्लैनेट ऑफ अर्थ, उपग्रह है। प्लैनेट ग्रह है और मून उपग्रह है। किसका? सैटेलाइट, अर्थ का। अर्थ का उपग्रह है और इनको बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नंबर 10। लेकिन अब आती है बात ज्योतिष के संदर्भ में। ज्योतिष के संदर्भ में हम अर्थ को प्लैनेट नहीं लेते हैं। ज्योतिष के संदर्भ में अर्थ को प्लैनेट नहीं लेते हैं, मून को प्लैनेट मान लेते हैं। अब इसका रीजन समझिए। अब देखिए, not a planet in Jyotisha. Moon is a planet in Jyotish. कारण क्या है? मून को प्लैनेट बना दिया है और यहां पे अर्थ को कंसीडर ही नहीं किया है। कंसीडर इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो अर्थ मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो लगभग अर्थ के आसपास है। दूसरा, जो अर्थ है, हम ज्योतिष पढ़ कहां रहे हैं? अर्थ पे। हम ज्योतिष को समझ कहां रहे हैं? अर्थ पे। हम ज्योतिष का जो कंटेक्स्ट है वो क्या ले रहे हैं? अर्थ से। यानी कि अगर मैं इस अर्थ पे बैठा हुआ हूं, इस अर्थ पे बैठा हुआ हूं, तो मेरे ऊपर वीनस का क्या इंपैक्ट है, मार्स का क्या इंपैक्ट है, मरकरी का क्या इंपैक्ट है, मून का क्या इंपैक्ट है, प्लूटो का क्या इंपैक्ट है, फिर नेपच्यून का, यूरेनस का इंपैक्ट, सैटर्न का इंपैक्ट और जुपिटर का इंपैक्ट। तो ये एक स्टैटिक रेफरेंस है, पॉइंट है। अर्थ स्टैटिक रेफरेंस पॉइंट है ज्योतिष के लिए।
और इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बन जा रहा है? मून, क्योंकि मून इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसलिए अर्थ को ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रह और प्लैनेट नहीं कंसीडर किया गया है। इंस्टेड ऑफ दैट इट इज द मून। तो यहां पे एक डिफरेंस समझ लीजिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट और एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट के अंदर डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। देखिए, एंटिटी सन। सन इज अ स्टार। स्टार क्यों है? मैंने बताया था कि सन इज अ स्टार बिकॉज इट इज एबल टू जनरेट एनर्जी फॉर इटसेल्फ by the way of nuclear fusion, and it is thereby a self-sustaining entity in terms of energy. तो ये स्टार है, सभी स्टार ऐसा ही करते हैं और हर स्टार की एक लाइफ है। लाइफ सन की भी है, बट इट इज टू बिग एज कंपेयर टू दी लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इसलिए हमारे लिए ये अनंत चीज है। ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे लिए अनंत चीज है। अब आ जाइए आप अगले पे, मून। सन इज अ स्टार, एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशन प्लैनेट। मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, उपग्रह है, लेकिन प्लैनेट कंसीडर किया जा रहा है। मरकरी अगेन प्लैनेट, वीनस इज प्लैनेट, अर्थ। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट इज दिस, but astrological consideration is this: place of observation, not a planet. तो यहां पे आकर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बेसिक प्रीमाइस में एक डिफरेंस आ जा रहा है, बट दैट डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिंग्स। आपको कभी भी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको एक आधार मानना पड़ता है, या मैथमेटिक्स में भी मान लो, लेट अस अज्यूम, लेट अस से द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस मच, एंड देन यू बिल्ट ऑन द थ्योरम और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, एंड देन यू गेट द डेटा एंड प्रूव और डिसअप्रूव दैट। तो इसलिए ये जो अर्थ है वो यहां पर प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मार्स प्लैनेट है, दोनों जगह प्लैनेट है। जुपिटर प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो प्लैनेट मेनली इन वेस्टर्न सिस्टम। वेस्टर्न सिस्टम में ये तीनों प्लैनेट किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट यहां पे डिफरेंट है, नॉट नो मोर ए प्लैनेट। So this is no more a planet in astronomical parlance, but in Western astrology ये है, हमारे में भी है। अरुण, वरुण, कुबेर या अरुण, वरुण, यम, ये हैं, लेकिन क्या है, बहुतायत में केवल यहीं तक प्रयोग में आता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7। अब जब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं आते हैं तो बाकी दो एंटिटीज क्या बचती हैं? वो है नोड्स, नोड्स ऑफ मून, जिसे हम राहु, केतु, ड्रैगन हेड या ड्रैगन टेल ये कहते हैं। वो नॉन फिजिकल एंटिटीज हैं, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। पर अभी आउट ऑफ ऑल दिस द एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट इज दिस और एस्ट्रोलॉजिकल कंसिडरेशन ये है। इतना ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स को जानते हैं।
डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड द सन। हमने अभी रेडियस देखा था, अब हम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स देखते हैं। अब देखिए, प्लूटो सबसे दूर है। मान लीजिए 0 पे सन है, जीरो पे सन है, तो 58 मिलियन किलोमीटर पे मरकरी है, 108 मिलियन किलोमीटर्स पे वीनस है, अर्थ इज एट अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। 150 मिलियन किलोमीटर्स। मून मून क्योंकि अर्थ के अराउंड है, सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम द डिस्टेंस। मार्स 228, जुपिटर 778, सैटर्न 1427, यूरेनस 2871, नेपच्यून 44, प्लूटो ऑलमोस्ट 60। तो ये देखिए दूरी कैसे बढ़ती जा रही है। ये रेडियस का था। रेडियस में जुपिटर का सबसे बड़ा है साइज, और प्लूटो सबसे छोटा है। और जहां डिस्टेंस की बात है तो प्लूटो सबसे दूर है, ये हमें पता है फैक्ट। अभी हमने उसको पढ़ा ही है, अभी समझते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली सन इज अ स्टार बट अ प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली। Astronomically, Moon is a satellite of Earth, but a planet astrologically. Astronomically, Earth is a planet, but a place of observation astrologically. Moon, being the satellite of Earth, is practically at the same distance from the Sun. Planet is called Grah in Sanskrit, Vedic astrology classics. Grah. What is Grah? Grah is something which is, it is a notion or a message or a meaning that conveys to hold something, which means ये जो planets हैं they hold our life, इनका कुछ impact है हमारी लाइफ पर। तो वो जो होल्ड है उसके कारण इन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह से ही शब्द ग्रहण बना है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हमने सुना है, जब जब वो आएगा अवसर उसकी बात भी करेंगे। तो ये मतलब बेसिक प्रीमाइस है जो एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी के लिए डिराइव की गई है। अब क्या बचता है? बस अब तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे मून, सन और अर्थ की रिलेशनशिप को, जिसके अंदर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और राहु, केतु, ये सब सीखेंगे हम। और वो जानने के बाद फिर हम ज्योतिष के क्रम में आ जाएंगे और एक एक ग्रह को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे वो हमारी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, किन चीज को वो सिग्निफाई करते हैं, किस चीज के वो कारक हैं, कैसे हम उसे रिलेट कर सकते हैं, कहां पे रहने से वो क्या प्रभाव डालेंगे हमारी कुंडली पर, ये सब चीजें हम समझेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप में, क्योंकि ये क्लास तो फ्री है और जो यहाँ पे मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा मैक्सिमम हो सकता है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो उससे अगर आपका ज्ञानवर्धन होता है तो ये मेरे लिए हर्ष की बात होगी। नमस्कार।